नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज इस देश में हाशिए पर पड़े उस किसान की होगी, उस मजदूर की होगी, उस खेती की होगी जिसके जीडीपी में योगदान आज़ादी के बाद से घटते घटते आज की तारीख में 16-17% पर आकर खड़ा हो गया है। लेकिन बावजूद इसके भारत की 60% से ज़्यादा जनसंख्या उसी खेती पर निर्भर है और सरकार उस खेती को लेकर चिंतित है। लेकिन सवाल ये चिंता नेहरू के ज़माने से नरेंद्र मोदी तक के दौर में तो होती रही और अब 1 महीने के भीतर शुरू हुई है। लेकिन इस देश का सच क्या है, आइए जरा दस्तक में इस सच को टटोलने की कोशिश की जाए। इसीलिए हमें लिखना पड़ा, दरअसल सूखी धरती लहलहाती सियासत। 10 सूत्री कार्यक्रम आज निकल कर आया। मानसून अगर कमजोर हो जाएगा तो सरकार क्या क्या करेगी, किस किस दिशा में कदम बढ़ाएगी। पहले वो 10 सूत्री कार्यक्रम मोदी सरकार का। आलू का निर्यात रोकने के लिए $450 प्रति टन यानी बढ़ा दिया गया है, बाहर आलू ना जाए। इसे हम लोग तेजी से दिखलाते हैं। मोबाइल वैन से अब अनाज देंगे, यानी दुकान और बिचौलियों की स्थिति ना बने। राशन दुकानों पर कंप्यूटर लगा दिया जाएगा। अनाज गोदामों में सीसीटीवी लगा देंगे। जरा गौर करते चलिएगा सब चीज़ों पर। अनाज संरक्षण की योजना बनाएंगे, यानी गोदाम इस रूप में तैयार हो रहे हैं हमारे पास या होंगे। बड़े शहरों के करीब फल सब्जी सेंटर भी बनाएंगे। दुकान एक चाहिए, जमीन चाहिए। फल सब्जी को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर देंगे, किसी तरह की बिचौलिए ना बीच में आए, और यानी इस तरह से कोई रुकावट ना आए। बीज खाद पर सब्सिडी जारी रखेंगे। बीच में ये बात चल पड़ी थी कि दरअसल सब्सिडी हटा दी जाए और तब ये गिना जा रहा था कितना घाटा कितना। जमाखोरों पर कार्रवाई के लिए विशेष कोर्ट तक बनाने की बात हो रही है। दरअसल यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला इस देश का। फसल लहलहाती है तो भी जनता तक वो फसल क्यों नहीं पहुंच पाती है अनाज के तौर पर। सूखा आता है तो भी स्थिति ऐसी क्यों बिगड़ जाती है कि जमाखोरों के पौभारा हो जाते हैं और आम आदमी हैरान परेशान हो जाता है। सिलसिला आज इसे ही दिखाते हैं। आंकड़े सारे सरकार के हैं, योजना आयोग के हैं, कृषि मंत्रालय के हैं, कुल मिला के भारत सरकार के हैं। चलिए रिपोर्ट शुरुआत करते हैं। पहली रिपोर्ट। लहलहाती फसल हो या फिर परती जमीन, जबरदस्त बरसात के साथ शानदार उत्पादन हो या फिर मानसून धोखा दे जाए और किसान आसमान ही ताकता रह जाए, तो सरकार क्या करेगी या फिर सरकार क्या कर सकती है। अगर बीते 10 बरस का सच देख ले तो हर उस सवाल का जवाब मिल सकता है कि आखिर क्यों हर सरकार मानसून कमजोर होने पर कमजोर सी दिखाई देने लगती है और जब फसलें लहलहाती है तब भी देश के विकास दर में कृषि की कोई उपयोगिता होती ही नहीं। 3 वजहें साफ हैं। पहला, 89% खेती के लिए देश में आज भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, देश में अनाज संरक्षण का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और तीसरा, कृषि से कई गुना ज्यादा सब्सिडी उद्योग और कॉरपोरेट को मिल जाता है। यानी मोदी सरकार ने अनाज संरक्षण को लेकर जो बात आज की कि गोदामों में सीसीटीवी लगा देंगे या फिर पीडीएस यानी राशन की दुकानों में कंप्यूटर लगा देंगे, ये योजना कितनी थोथी है इसका अंदाजा इसी से हो सकता है कि औसतन देश में 259 मिलियन टन अनाज हर बरस होता है, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 36.84 मिलियन टन अनाज से ज्यादा रखने की व्यवस्था है ही नहीं। यानी हर बरस 200 मिलियन टन अनाज रखा कहाँ जाए, ये सवाल ही रहता है। और असर इसी का है कि 44,000 करोड़ रुपए का अनाज हर बरस बर्बाद हो जाता है। यानी सरकार जो भी सब्सिडी खेती के नाम पर किसानों को देती है उसका आधा सरकार के पास कोई प्लानिंग न होने की वजह से पानी में मिल जाता है। मानसून कमजोर है, इसे लेकर सरकार के हाथ पांव इस बार जिस तरीके से फूले हुए हैं और जिस तरह गोदामों में सीसीटीवी लगाने की बात हो रही है और राशन दुकानों में कंप्यूटर की बात हो रही है, उसका सबसे बड़ा सच यह है कि देश में सरकारी गोदाम महज 13 मिलियन टन रखने भर का है और किराए के गोदामों में 21 मिलियन टन अनाज रखा जाता है और तकरीबन 3 मिलियन अनाज तो चबूतरे पर खुले आसमान तले तिरपाल से ढककर रखा जाता है। यानी हजारों मीट्रिक टन अनाज हर बरस सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि गोदाम नहीं है और देश में गोदाम बनाने का बजट नहीं है और गोदाम के लिए जमीन तक सरकार के पास नहीं है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? दरअसल सरकार भूमि सुधार कर नहीं पाई जिसके जरिए जमीन उसके दायरे में आए और उसके ऊपर वह गोदामों को खड़ा कर सके। इतना ही नहीं,
सरकार के पास इसका कोई बजट भी नहीं है कि वह किस तरीके से इस देश में तकरीबन 600 जिलों में 600 गोदामों को ही बना दे। इस हालात में अगर कमजोर मानसून से जितना असर फसलों पर पड़ने वाला है, करीब उतना ही अनाज कम गोदामों की वजह से हर बरस जब बर्बाद हो जाता है, तो सवाल यही है कि मानसून कमजोर होगा तो घाटा किसी को हो या ना हो, लेकिन फायदा उन व्यापारियों और मुनाफाखोरों को जरूर होगा जिस पर नकेल कसने के लिए सरकार के पास कोई हथियार ही नहीं है। आज तक ब्यूरो। खेती को लेकर सरकार के पास क्या वाकई कोई योजना ऐसी होती है जिसके जरिए इस देश में किसान ये सोच सके कि सरकार उसके लिए कुछ करना चाहती है? हम इस पर भी आएंगे और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि सब्सिडी को लेकर बहस हो रही है, लेकिन सब्सिडी की स्थिति इस देश के भीतर किसे ज़्यादा रियायत मिल जाती है यह भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल ये देखिए 10 बरस का किस्सा है। 2005 से 2013 1,94,502 मीट्रिक टन अनाज बर्बाद हो गया और ये रिपोर्ट FCI की है। दूसरी स्थिति आपको दिखाते हैं जो पार्लियामेंट के जरिए सामने आई थी 2009 से 2013। सब्जी, फल और अनाज 2,06,000 करोड़ रुपए, ये एक स्थिति है जो बर्बाद हो गया। अब यहां से शुरू होता है कि आप सब्सिडी जो देते हैं उस सब्सिडी की एवज में जो अनाज होता है उससे ज़्यादा अनाज अगर बर्बाद हो जाता है तो ऐसी सब्सिडी को लेकर आपके पास क्या योजना है? क्या वो सब्सिडी यूज़ भी हो रही है? नहीं। लेकिन आइए, सब्सिडी के भी कई सच है। यह देखिए, यह भी सरकारी आंकड़ों पर पूरा खेल है, पूरी रिपोर्ट है। मानसून की सूखी दस्तक ने सरकार को मजबूर किया है कि वो खेती पर दी जा रही सब्सिडी को जारी रखे। इसीलिए बीज और खाद पर सब्सिडी को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन जिस खेती पर देश की 60% आबादी टिकी है, उसे दी जाने वाली सब्सिडी से कई गुना ज्यादा सब्सिडी उन उद्योगों और कॉरपोरेट को दे दी जाती है जिस पर देश के 12% से भी कम की आबादी टिकी हुई है। यानी सरकार की प्राथमिकता खेती को लेकर है कितनी और सरकार की नीतियां उद्योग धंधों को लेकर किस कदर है, इसका अंदाजा मनमोहन सरकार के दौरान इस सच को समझा जा सकता है कि पी चिदम्बरम ने फरवरी में रखे अंतरिम बजट में अनाज, डीजल और खाद पर तकरीबन 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी देने का अनुमान बताया। वहीं कॉरपोरेट टैक्स से लेकर एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में जो छूट उद्योग और कॉरपोरेट को दी गई वो तकरीबन 6 लाख करोड़ की है। सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार इन नीतियों को पलटेगी या फिर खेती को लेकर शोर शराबा ज्यादा होगा और चुपके हर बार की तरह इस बरस भी कॉरपोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स, एक्साइज टैक्स और कस्टम टैक्स में औद्योगिक घरानों को रियायत देने का सिलसिला जारी रखा जाएगा और देश की न्यूनतम जरूरतों पर से सब्सिडी हटा ली जाएगी। असल में मुश्किल यह है कि बीते 5 बरस में तकरीबन 30 लाख करोड़ की रियायत औद्योगिक घरानों को दे दी गई और अनाज संरक्षण से लेकर खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में सरकार को इसका आधा चाहिए, यानी 10 से 12 लाख करोड़ ही चाहिए। मनमोहन सरकार की प्राथमिकता खेती रही नहीं, इसीलिए जीडीपी में कृषि का योगदान भी 18% से नीचे आ गया। अब मोदी सरकार की प्राथमिकता खेती है या नहीं, उसका इंतजार करना होगा, या फिर औद्योगिक घरानों के मुनाफे तले ही मोदी सरकार भी चलेगी, इसका भी इंतजार करना ही होगा, जो अभी तक तो साफ नहीं है। कह सकते हैं पहले महीने में यह बिल्कुल साफ नहीं है, क्योंकि पहले महीने में सरकार की तरफ से जो कुछ कहा गया, जो कुछ दिखाया गया, वह सिर्फ सरकार चलाने में आने वाली मुश्किलों को दुरुस्त करने की दिशा में उठाए गए कदम ही हैं। यानी असर कोई नजर आए, यह फिलहाल तो बेअसर है। सब्सिडी को लेकर फिर बहस चल पड़ी। बीज और खाद में सब्सिडी जारी रहेगी। हम आपको एक दूसरी दृष्टि दिखाते हैं। यह सब कुछ इसी बरस का है। मसलन अंतरिम बजट पी चिदम्बरम साहब ने पेश किया। उस अंतरिम बजट में खेती को लेके जो सब्सिडी दी गई, इसमें तीनों चीज़ें हैं। इसमें डीजल भी है, खाद भी है और अनाज के लिए भी जो सब्सिडी दी गई है वो 2,46,397 करोड़ की है। ये इसी बरस का है जो 14-15 का है। 13-14 में जो उद्योग कॉरपोरेट को जो रियायत दे दी गई वो 5,73,630 करोड़ की है। ये एक सार्वजनिक तौर पर चीज़ें आती रही, पार्लियामेंट में बताया जाता रहा, लेकिन ये सिलसिला जो है 5-6 लाख करोड़ का, ये आज से नहीं 2007 से लगातार रफ्तार पकड़े हुए हैं। तो खेती एक तरफ है जिस पे इतनी बड़ी तादाद में लोग टिके हुए हैं।
अब यहां से एक दूसरा सवाल होता है, याद कीजिए फूड सिक्योरिटी बिल आया कैसे, कौन लेके आया, कैसे बिल में कन्वर्ट हुआ, उस दौर में क्या कुछ कहा जा रहा था और आज सरकार क्या कह रही है। आज रामविलास पासवान जी ने बहुत ही ताल ठोक कर कहा हम इसे लागू कराएंगे। सिर्फ 5 राज्यों में लागू है, उसमें हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, बाकी 6 राज्य में औसतन है, लेकिन अब पूरे देश में लागू कराएंगे। हमें लगता है 2 स्थितियां सुननी चाहिए, आज जो रामविलास पासवान ने कहा और एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत ही गरीबों के लिए लाभदायक है और जिसको कहा गया कि ये जीने का अधिकार या भोजन का अधिकार इससे मिलता है। इस योजना के कारण बीपीएल परिवार के पर कितना बड़ा नया बोझ आने वाला है। आपके इस ऑर्डिनेंस के कारण, आपकी इस योजना के कारण गरीब की थाली से आप किस प्रकार से रोटी छीन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप अर्थशास्त्री हैं, गरीब की थाली के अर्थ कारण को आप जितना जल्दी समझेंगे उतनी गरीब की थाली में रोटी की संभावना पक्की हो सकती है। ये बात प्रधानमंत्री बनने से पहले कही गई थी, आज इसे लागू कराने की बात हो रही है। लेकिन हमारा सवाल इससे आगे का है, फिर हम आपको सरकारी आंकड़ों की दिशा में ही लिए चल रहे हैं, क्योंकि इस देश के भीतर ऐसी कोई भी योजना लागू तभी हो सकती है जब आपका पीडीएस सिस्टम, जो कि राशन दुकान जिसे कहते हैं, वो मजबूत हो। स्थिति क्या है इस देश की, रिपोर्ट देखिए। $1,31,000 करोड़, यही वो रकम है जिसके जरिए हर किसी को भोजन देने की बात सोनिया के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के ड्रीम प्रोजेक्ट से निकली और उसके बाद मनमोहन सिंह ने फूड सिक्योरिटी बिल के तौर पर इसे सरकार की एक उम्मीद बताई और अब नरेंद्र मोदी सरकार इसे लागू कराने पर भिड़ गई है। लेकिन 1,31,000 करोड़ की यह योजना पूरे देश में लागू कब और कैसे होगी, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि यह सवाल राशन की दुकानों के जरिए ही लागू होना है और मौजूदा वक्त में सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 4,78,000 राशन दुकानें हैं, जिसके जरिए 18 करोड़ परिवार या कहें 40 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाया जाता है। वहीं योजना आयोग की रिपोर्ट बताती है कि राशन दुकानों से निकले अनाज का सिर्फ 25% ही बीपीएल तक पहुंच पाता है। यानी 1,31,000 करोड़ की योजना में से आने वाले वक्त में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए कहां जाएंगे, यह किसी को नहीं पता और शायद यही सबसे बड़ा सवाल भी है, क्योंकि इससे जुड़ा सच यह है कि देश में फिलहाल 2,45,00,000 फर्जी राशन कार्ड हैं। 5 लाख राशन दुकानों से अनाज की लूट पकड़ी गई है और बीते 5 बरस में 10 लाख मीट्रिक टन अनाज बीपीएल परिवार तक पहुंचा ही नहीं। तो फिर फूड सिक्योरिटी हो या अंत्योदय, इसे लागू कराना ही सबसे बड़ी चुनौती मोदी सरकार के सामने है, जिस पर सरकार ने अभी तक खामोशी बरती हुई है। और यह सवाल सोनिया गांधी के अधीन राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने फूड सिक्योरिटी बनाते समय उठाया जरूर था, लेकिन इसमें जितनी रकम लग रही थी उसमें अनिच्छा से कहें या इस दिशा में आंख मूंद कर मनमोहन सिंह ने इसे लागू करा दिया या कहें बिल के तौर पर ले आए। अब इसके तमाम छेद जस के तस है, लेकिन मोदी सरकार भी अब हर पेट को भोजन देने की दिशा में बढ़ रही है, चाहे वो सिर्फ ऐलान ही क्यों ना हो। शायद इसीलिए ऐलान तो लगातार हो रहे हैं। एक सवाल अनसुलझा नहीं है इस देश के सामने। आजादी के बाद से जितनी भी कल्याण योजनाएं इस देश में खेती के नाम पर, किसान के नाम पर, मजदूर के नाम पर दी गई, अगर उन रुपयों को जोड़ दिया जाए तो इस देश में वाकई 40 करोड़ लोग, जो बीपीएल परिवार जिसकी आकलन सरकार के आंकड़े कहते हैं, उनके हिस्से में औसतन वो सभी लखपति बनने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन स्थिति क्या ये देश के सामने है, लेकिन बावजूद इसके मंत्री महोदय ऐलान कर रहे हैं, तो सुनिए। आपको मालूम है कि अनाज जो है, जो हमारा अभी दर है, वो जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत है, वो 1 रुपये मोटा अनाज है, 2 रुपये गेहूं है और 3 रुपये चावल है। ये जो खाद्य सुरक्षा अंतर्गत है, और इसमें एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज 1 महीना में मिलेगा। भारत सरकार जो है इतना 1,31,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, लेकिन बहुत राज्यों में जो पीडीएस का सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसको जन वितरण प्रणाली कहते हैं, बिल्कुल ही खराब है।
बहुत राज्य में बहुत अच्छा है। FCI का में गोदाम में अनाज क्या कहते हैं सड़ रहा है, उठा ही नहीं रहा है। लोग इतना पर्चा लेकर के आ रहे हैं कि साहब हमको 6 महीना से नहीं मिल रहा है, 7 महीना से नहीं मिल रहा है। तो 4 तारीख को जो बैठक होगी, उस 4 तारीख की बैठक में जो है हम जो है उसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। पीडीएस के जरिए अनाज की लूट कैसे होती है, कितनी कमाई होती है, ये सारा मामला ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला, खासतौर से उत्तर प्रदेश का मामला, जिसमें ये बात समझ में नहीं आई कि जिस गाड़ी का नंबर बताया गया वो साइकिल का नंबर था। ठेले का नंबर दिखाकर बता दिया गया कि ट्रक भर अनाज चला गया। कहाँ चला गया, किस रूप में चला गया? वो अनाज बांग्लादेश गया, वो अनाज नेपाल गया, वो अनाज भूटान गया। ये एक स्थिति है इस देश के भीतर, रोकना इस पूरे प्रोसेस को है। लेकिन बहरहाल 1 महीने सरकार के हुए हैं। सरकार की तरफ से आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ब्लॉग लिखा, जिक्र किया। उस जिक्र में 26 तारीख का खास तौर पर जिक्र, इमरजेंसी की रात उन्हें याद आई, उस दौर के संघर्ष के दौर को भी याद किया गया। लेकिन इस 1 महीने को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आज खुले तौर पर रही। प्राइम मिनिस्टर बोले हैं कि मुझे 6 महीने सुकून नहीं मिल रहा। तब उनने चमत्कारिक भाषण किए थे, तो लोग चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। हमें इससे कोई वास्ता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी कैसे सरकार चलाएं। ये आपको देश के लोगों ने मैंडेट दिया है। देश के लोग तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जो वादे आपने किए थे, जिन अच्छे दिनों का वादा आपने किया था, वो कब से शुरू होंगे। अच्छी तरह से संभाला है तो साफ है, और ऐसे निर्णय जिसके लिए वो समय लेते तो भी लोगों को समझ में आती, परंतु उन्होंने उसको प्राथमिकता दी। जैसे SIT बैठा दी उन्होंने। पिछले 10 साल के अंदर जो कुव्यवस्था थी, कुशासन था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, उसको एक दिन में ठीक नहीं कर सकती है। इसलिए जाहिर तौर पर नई सरकार को समय देना पड़ता है। मुश्किल यही है, समय कौन देगा, समय किस रूप में दिया जाएगा। नई पीढ़ी का वोट बड़ी तादाद में बीजेपी को मिला, इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन नई पीढ़ी जिस तेजी से खुद को कंज्यूमर बनाने और कंज्यूमर हो के इस देश में रहना या बाहर जाना चाहती है, वो इस देश के नागरिक के जहन में ऐसी बात आती है। सारी दिशाएं बदली हैं। इन परिस्थितियों में सरकार चलाना है, अभी सिर्फ महीना भर बीता है। इसीलिए एक आस लग सकती है चीजें ठीक होंगी। और यह भी सच है, कांग्रेस के दौर में स्थिति बहुत बिगड़ी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जनादेश मोदी के साथ है, कड़े निर्णय होंगे।